इजराइल की तरफ से पहले शुरुआत की गई, अब ईरान की तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना लगातार इजराइल को बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाया गया है, लेकिन इस सब के बीच इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान की तरफ से भी नए सेना प्रमुख को नियुक्त कर दिया गया है। हालांकि आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया है इन तमाम मिसाइलों को। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी हथियार लगातार उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब बैलिस्टिक मिसाइलें जो भेजी जा रही हैं उसे कहीं ना कहीं असफल तो किया जा रहा है, लेकिन नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास यहां पर ईरान की तरफ से इजराइल को लेकर के किया जा रहा है, क्योंकि ईरान में जब हमला हुआ तो 78 लोगों की जान चली गई है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि जो देश इजराइल का साथ देंगे हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या इजराइल के सामने ईरान खड़ा रह पाएगा? हालांकि ये लंबा चलने वाला है, ऐसा एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, अभी ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी 2023 में, जब साफ तौर पर हमास के ऊपर हमला किया गया था इजराइल की तरफ से। तब भी ईरान ने कहा था कि इन हमलों को रोका। एक और ईरान के हमले में इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव में बहुमंजिला बिल्डिंग पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया, तो नुकसान तो काफी ज्यादा हुआ है इजराइल का। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह कि ईरान की ओर से हमले रुक नहीं रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के अलग अलग शहरों को टारगेट किया जा रहा है। तेल अवीव में देखिए बिल्डिंग को किस तरह से नुकसान पहुंचा, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है। हालांकि इजराइल की ओर से अपने जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनसे अपील की जा रही है। कई शहरों में खतरे का सायरन बज रहा है, लेकिन जिस तरीके से ईरान की ओर से तेल अवीव में हमला किया गया है बिल्डिंग पर, बिल्डिंग के हालात देख पा रहे होंगे आप। इसी के साथ साथ जो तस्वीर है तबाही की वो भी दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए जिस तरीके से भेजे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में मार तो गिराया जा रहा है, लेकिन कुछ मिसाइलों से तेल अवीव समेत बाकी शहरों में जो नुकसान पहुंचा है, तस्वीरें वहां से भी निकल के सामने आ रही है, जहां पे आप आसमान में धुएं का गुब्बार देख पा रहे हैं, बिल्डिंग यहां पे देख पा रहे हैं जिसमें तबाही हुई है भारी। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव से। ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की है, जहां ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने देर रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मतलब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस अटैक से पूरा इजराइल दहल गया। ईरान के निशाने पर तेल अवीव था। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची है। तेल अवीव में हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव की सड़कें बंद कर दी गई हैं और लगातार सायरन बज रहे हैं। इतना ही नहीं, यरूशलेम में भी कई धमाके हुए हैं। धमाके के बाद यरूशलेम में भी सायरन बजते सुनाई दिए। इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ईरान के ऑपरेशन प्रॉमिस 3 से इजराइल के शहरों को सुरक्षित रखा जा सके। ईरान के हमले में 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि अभी तक एक की मौत हो चुकी है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है और कहा है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है। ईरान ने आम लोगों पर हमला किया है और अब हम ईरान से बदला लेंगे। हमले के बाद इजराइल ने लोगों से अपील की है कि वो शेल्टर में रहें। उधर ईरान के हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। मतलब ईरान और इजराइल में जंग तेज हो गई है। इजराइल ने भी ईरान पर हमला बोला है। आईडीएफ ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इसके पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। ऐसे में साफ है कि अब ये युद्ध थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक और खबर आपको बताते हैं, जहां ईरान के हमले में इजराइल में एक मौत हुई है, 63 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो यूकी देवनाथ सर, ईरान पर भी जो हमला किया जा रहा है उसमें भी 78 लोगों की जान चली गई है, इजराइल में भी एक मौत हो गई है। यानी ये समझा जाए कि अब सिर्फ और सिर्फ बदला लेना ही
टारगेट हो गया है, लक्ष्य यही है कि बदला लेना है, हमारे यहाँ मौतें हुई है तो हम वहां पर भी लोगों को मारेंगे। देखिए, उभय पक्ष में एक राजनीतिक दबाव है। जो लोग हैं, आम आवाम है, वो आशा करते हैं कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है बहुत ही हमलावर रहेगी, दूसरे के देश पर हमला करेगी और उसको नेस्तनाबूद कर देगी। लेकिन एक मिलिट्री लिमिट्स होती हैं जहां तक कि आप हमला कर, किसी भी देश के पास असीमित हवाई जहाज, असीमित रॉकेट्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स नहीं होते हैं। एक दिन में अगर आप 100 बॉम्ब गिरा दोगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पीछे से एक दिन में मात्र 20, 25, 30, 40 बॉम्ब बनाती है। तो पॉज, किसी भी युद्ध में आप देखेंगे कि युद्ध भीषण होता है, फिर 3-4 दिन या 2 हफ्ते का एक पॉज होता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को फिर से अम्युनिशन, ड्रोन, मिसाइल्स बनानी है। उभय पक्ष फिलहाल क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो यूएन में और इंटरनेशनल मीडिया में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दुश्मन का हमला जो है वो मिलिट्री टारगेट्स पर नहीं हो रहा है, विफल हो गया है। दुश्मन का जो हमला है वो हो रहा है सिविलियन टारगेट्स पर। अब ईरान ने यूनाइटेड नेशन में जो बयान दिया है, उसका मंशा ये है दुनिया को बताना कि इजराइल का जो हमला था वो ईरान के न्यूक्लियर या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अलावा ईरान में मास नंबर पर बड़ी तादाद में सिविलियंस को भी कैजुअलिटी कर रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। दोनों ही देश कोशिश करेंगे कि दुनिया भर के जितने देश हैं उनमें अपने प्रति एक तरह का सहानुभूति बटोरा जाए। जी, लेकिन जिस तरीके से यूके देवनाथ सर, सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो 2 धड़ों में बट गए हैं। बेशक ईरान की ओर से कहा जा रहा है इजराइल को कि जो भी देश यहाँ पर साथ देगा वो खतरा उठाएगा, उसकी ओर से उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं, अब ये भी सवाल खड़े होते हैं जो साथ देंगे आगे युद्ध में इजराइल के खिलाफ। जी हाँ, बहुत ही नाजुक सवाल है। दुनिया में करीबन 56 या 57 मुस्लिम देश हैं। इन सब देशों में जो आम आवाम है वो तो गज़ा में जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं उसके साथ खड़ी है। लेकिन आप देखिए, पिछले 1.5 साल के युद्ध में ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने सिर्फ बोला है, बयान जारी किए हैं, लेकिन कोई ख़ास मदद नहीं की है। इसी तरह से अगर आप OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के देशों को देखें या गल्फ स्टेट्स आप बता भी रहे हैं कि मुस्लिम देश हैं वो तो साथ खड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ अब जानकारी ये भी मिल रही है कि ईरान के समर्थन में रूस और चीन भी आ गया है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है, पुतिन ने इजराइल के हमले की निंदा भी की है, और पुतिन ने इजराइल के हमले UN चार्टर का उल्लंघन बताया है। पुतिन ने कहा है कि इजराइल के PM से भी हम बात करेंगे और उनकी तरफ से बात भी की गई है। तो ईरान के समर्थन में रूस और चीन आ गए हैं। यूके देवनाथ सर, यानी मुस्लिम कंट्रीज के साथ साथ अब ये समझा जाए कि रूस, चीन और भी अन्य देश हैं जो आ सकते हैं, और चीन इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है कि जो हमला हो रहा है उसमें जाकर के ईरान के साथ खड़ा होना है, इजराइल के साथ क्यों नहीं? देखिए, हमेशा से रूस ईरान के संपर्क में रहा है। ख़ास तौर से जब से अमेरिका ने ईरान पर दबाव डालना शुरू किया, रूस को गल्फ़ स्टेट्स में एक मित्र देश चाहिए था, तो ईरान को उन्होंने डेवलप किया। क्योंकि गल्फ़ एरिया में बाकी जितने अरब देश हैं सब आस्ते आस्ते अमेरिका के खेमे में चले गए, इजराइल के सपोर्टर बन गए। तो अब हो क्या रहा है कि कौन और है ऐसा जो कि ईरान को मदद करेगा? नॉर्थ कोरिया मदद कर सकता है, जाहिर बात है, लेकिन इतना दूर है, और मिलिट्री तौर पर वो कोई खास फौजी सहायता, साजो सामान ईरान तक नहीं भेज सकता। क्या चीन ईरान को मिलिट्री सहायता देगा? अब तक का जो ट्रेंड है, छुप छुप के थोड़ा बहुत देता है, लेकिन कोई भी हवाई जहाज, बड़ा मिसाइल या बड़ा ड्रोन चीन ने अभी तक ईरान को दिया नहीं है। हाँ, चीन यूनाइटेड नेशन में या दुनिया के जो दूसरे पॉलिटिकल मंच हैं वहाँ पर हमेशा ईरान के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। चीन जो है ईरान पर इन्फ्लुएंस क्यों चाहता है ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि चीन की मंशा है कि आस्ते आस्ते जैसे आने वाले दशकों में अमेरिका का इन्फ्लुएंस दुनिया से कम होगा, चीन उम्मीद कर रहा है, तो उस रिक्त स्थान को भरना है। रहे हैं यहाँ पे। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे इजराइल के प्रधानमंत्री से PM मोदी से बातचीत की है। के बाद PM मोदी से बातचीत की है। PM मोदी ने भारत की चिंताओं को इजराइल के साथ साझा किया है। भारत ने दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है। तो जैसा हम जिक्र कर भी रहे थे कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, तो रूस और चीन से लेकर तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज है वो तो ईरान के साथ खड़ी है, लेकिन इजराइल से यहाँ पे बातचीत चल रही है भारत की। और सवाल भी यहाँ पे यही खड़ा होता है सर कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इन दो देशों के महायुद्ध के बीच, रणनीति क्या होने वाली है और किस तरफ जाके खड़े होने वाला है भारत दोनों देशों की, अगर बात की जाए जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है तो।
भारत के लिए काफ़ी नाजुक समय है, क्योंकि भारत के रिलेशंस इजराइल के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि इजराइल के साथ हमारी टेक्निकल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। भारत में मेक इन इंडिया के तहत जो वेपन सिस्टम्स बन रहे हैं, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इसमें इजराइल काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। भारत के रिलेशंस जो हैं ईरान के साथ भी हमेशा मजबूत रहे हैं ट्रेडिशनली। अगर हम देखें 2000 साल से 1000 साल से ईरान और भारत के बीच में व्यापार हो रहा है। तो अगर हम देखें, याद करें 2018 तक भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट का करीबन 1/4 24% हमारा ऑयल इंपोर्ट 2018 तक ईरान से होता था। ईरान की जो कच्चा तेल है बहुत सस्ते कीमत में हमें मिल जाती थी, लेकिन जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने 2018-19 से सैंक्शन लगाए तो थोड़ा भारत के ऊपर भी दबाव डाला गया कि भारत भविष्य में ईरान से कच्चा तेल ना खरीदे। लेकिन भारत सरकार जो है ईरान को अपना मित्र मानती है। इसके बड़े कारण हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पर इंटरेस्ट है, समझिए ग्वादर पोर्ट पर। भारत चाहता है कि आस्ते आस्ते पर्शियन गल्फ में ग्वादर का जो पोर्ट है उसको डेवलप किया जाए। भारत उसमें भागीदार है, क्योंकि 10, 20, 30 साल के अंदर वहाँ से एक हाईवे बनेगा, भारत और ईरान मिलकर बनाएंगे, जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से होते होते रूस तक चला जाएगा, वहाँ से आगे यूरोप की तरफ जाएगा। अब भारत जो है चाबहार पोर्ट को इसलिए भी चाहता है कि पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा नेवल बेस बन रहा है ग्वादर में, जो कि वो चीन की मदद से बना रहे हैं, उसका एक काउंटर बैलेंस हम चाहते हैं। तो भारत ईरान के साथ भी मित्रतापूर्व संबंध रखना चाहता है,